हेलो दोस्तों, रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने पॉलिटी के 4th चैप्टर संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं। संविधान की प्रस्तावना जो है इसको इंग्लिश में प्रेम्बल भी बोलते हैं, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रेम्बल जो है हमारे संविधान में अमेरिकी संविधान से ली गई है। सबसे पहले जो ये प्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था और अमेरिकी संविधान से इसे बहुत सारे देशों में अपनाया गया, जिसमें कि भारत भी एक था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय और उसकी भूमिका भी कहते हैं। इस प्रस्तावना को जो है ये जो प्रस्तावना ये हमारे संविधान का सार होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो हमारे न्यायविद थे या विशेषज्ञ थे, संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र जो है इस प्रस्तावना को बोला है। और ये प्रस्तावना जो है पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो संविधान सभा में पेश किया गया था, अपनाया गया था, उस पर आधारित है। और इस सब जो प्रस्तावना है संविधान की, इसमें एक बार ही 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा एक बार ही संशोधन किया गया है, जिसमें जो ये 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो शामिल किए गए थे। जब हमारा संविधान बना 1950 में, तो ये जो तीनों वर्ड हैं ये हमारी प्रस्तावना में नहीं थे। इनको जो है 1976 में 1976 में जो है इस संविधान संशोधन से जो है वो हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और ये जो संविधान संशोधन है ये इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। संविधान की जो प्रस्तावना है ये ऐसी लिखी हुई है, ये हमारे लगभग NCERT की हर बुक के पहले पेज पे मिलती है, आपने भी पढ़ी होगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये याद हो गई ना तो ये समझ लो अपना पूरी प्रस्तावना हमें याद होगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये प्रस्तावना हमें याद करनी है। इसके ये कुछ तत्व हैं, देखो, जैसे प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये जो 5 अक्षर हैं ये हमारे जो है ये हमारी इसकी भारत की प्रकृति है कि हमारा भारत कैसा है, संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। इन सब के मीनिंग हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आप एक बार बस इनको याद कर लो। ये 5 वर्ड क्या है, ये भारत की प्रकृति को बताते हैं। भारत का स्रोत क्या है, संविधान का आधार का स्रोत क्या है, अधिकार का स्रोत, ये कहाँ से शक्ति प्राप्त करता है संविधान, ये हमारे जो भारत के लोग हैं उन्हीं से शक्ति जो है अधिकृत करता है। संविधान का उद्देश्य क्या है, जो ये 4-5 वर्ड थे, इसी में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और ये बंधुत्व, ये रहा। इन्हीं 4 वर्ड यही क्या है हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये संविधान के उद्देश्य हैं। और इसके लागू होने की तिथि क्या है, जो यहाँ पे हमने पढ़ी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ही क्या है हमारा संविधान जो है वो अपनाया गया था। मतलब इस दिन जो है, इसी दिन पूरा संविधान जो है वो बन के तैयार हो गया था और सब ने इसी तारीख को हमारे संविधान पर साइन किए थे। और जो कुछ हमारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो इसी दिन लागू हो गए थे। इसलिए हमारे संविधान के अंदर ये तारीख जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो आधा लागू हुआ था। और ये वाली तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी वाला जो तारीख रखी गई है वो एक इम्पोर्टेंट डेट पे रखी गई है, क्योंकि 1930 में हमारा एक इम्पोर्टेंट डे था जिसमें हमने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाई थी। तो उसी के आधार पे हमारा जो है संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी रखी गई थी।
अब हम अपने जो ये इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो ये मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है संप्रभुत्व। ये हमारे प्रस्तावना के कुछ प्रमुख शब्द हैं। सबसे पहला है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये होता है भारत न तो किसी देश पर निर्भर है, ना ही भारत जो है किसी अन्य देश का डोमिनियन है। उसके ऊपर जो है कोई शक्ति नहीं है। जो जितने भी मामले होते हैं भारत के, आंतरिक हो या बाहरी हो, उन सब में फैसले करने का निर्णय जो भारत का है वो हमारा स्वतंत्र है। 1949 में जो है भारत ने राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता स्वीकार की थी, लेकिन इस सदस्यता का मतलब ये नहीं था कि भारत की संप्रभुता को ये प्रभावित करे। ये जो संप्रभुता है ये हमारी भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। भारत की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण और किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से से दावा छोड़ सकता है। ये अपने खुद का भारत का निर्णय होता है, उसकी स्वतंत्रता है। इसी को हम क्या होते हैं, संप्रभु राज्य बोलते हैं। संप्रभु राज्य मतलब जो भारत है वो किसी भी देश की और की सीमा को अपने अंदर भी ले सकता है और अपने देश की सीमा को छोड़ भी सकता है। ये हमारा संप्रभुत्व का मतलब होता है। दूसरा वर्ड है समाजवादी। समाजवादी शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और जो हम समाजवाद होता है वो दो तरह का होता है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद और एक साम्यवादी समाजवाद। जो हमारे भारत में है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है और इसी लोकतांत्रिक समाजवाद को राज्य मिश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण या निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। इसमें जो सार्वजनिक यानी कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो, और जो निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर होता है वो दोनों साथ साथ काम करते हैं। और लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। जो कि ये हमारा जो समाजवाद है ये गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। जो हमारा 1991 में उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, उसने जो है हमारे समाजवादी प्रतिरूप को और थोड़ा लचीला बनाया है। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारे भारत का कोई भी धर्म नहीं है। हमारा जो भारत का संविधान है वो किसी भी धर्म की ओर ना झुकता है और ना ही किसी की ओर की उपेक्षा करता है। मतलब जो भारत है उसका कोई धर्म नहीं है। जैसे बहुत सारे देश होते हैं वो मुस्लिम देश होते हैं या कुछ हिंदू देश भी हैं, लेकिन हमारा जो देश है वो सेकुलर है। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता और ना ही किसी का करता। और जो ये धर्मनिरपेक्ष वर्ड है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है वो जोड़ा गया था। जो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 25 से 28 के बीच, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जोड़े गए हैं और यही अधिकार हमें दिखाते हैं कि हमारा भारत जो है वो सेकुलर है। फिर आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जो हमारी राज्य व्यवस्था है वो जो है जनता के हाथों में है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र जो है वो दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्योंकि जनता जो है वो सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती या कोई भी फैसले में जो है हमारी जनता सीधे भाग नहीं लेती। जो हमारे उम्मीदवार होते हैं वही हमारे जो है सारे निर्णय जो है संसद में या और जो जितने भी निर्णय होते हैं, नीति बनाना और बनाना, सारे काम उम्मीदवार करते हैं, जनता खुद नहीं करती। उन पर वोटिंग जनता खुद नहीं करती। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होते हैं, लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। मतलब स्विट्ज़रलैंड में अगर कोई पॉलिसी पास करनी है तो उस पर जनता की वोटिंग होती है कि वो अगर वो पॉलिसी जनता के लिए अच्छी है तो जनता उसके पक्ष में वोट करती है, और नहीं होती तो जनता पक्ष में वोट नहीं करती, तो वो वहाँ पे लागू भी नहीं होती। तो इनके ऐसे कुछ औजार होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के, जैसे प्री परीक्षा, रेफरेंडम, पहल होती है, इनिशिएटिव,
प्रत्यावर्तन और प्रत्याशी को वापस बुलाने यानी कि रिकॉल। और एक होता है प्लेबिसाइड यानी कि जनमत संग्रह। जो हम ये तो तीनों चारों इसके जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके कुछ हथियार होते हैं, लेकिन हमारा जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें क्या होता है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और वही जो है सरकार चलाते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक संसदीय होता है और एक राष्ट्रपति के अधीन होता है। हमारा जो देश है वो संसदीय है और जैसे अमेरिका है वो राष्ट्रपति के अधीन है, राष्ट्रपति ही वहाँ के सारे निर्णय लेता है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो हमारा लोकतंत्र है वो दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। और फिर अप्रत्यक्ष भी दो तरह का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। तो लोकतंत्र जो प्रत्यक्ष है वो स्विट्जरलैंड में है। अप्रत्यक्ष का अपन जो संसदीय का एग्जाम्पल ले सकते हैं भारत और ब्रिटेन, और जो राष्ट्रपति के अधीन होता है वो जैसे हमारा अमेरिका है वैसे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी देश का जो सर्वोच्च अधिकारी है, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, तो वो जनता के द्वारा चुना जाता है, तो उसको हम गणतंत्र बोलते हैं। जो गणतंत्र होता है ये भी दो तरह का होता है, एक राजशाही और एक गणतंत्र। जो राजशाही होता है उसमें क्या होता है, जो राजा होता है या रानी होती है, उसी की जो पीढ़ियां हैं वही आगे से आगे जो है वो सर्वोच्च अधिकारी बनती जाती हैं। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है, गणतंत्र में जो है जो हमारा सर्वोच्च अधिकारी है वो उसको जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुनती है। हमारा जो ये गणतंत्र है ये अप्रत्यक्ष तरीके से जो है वो राष्ट्रपति चुना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं चुनती। राष्ट्रपति को जो चुनते हैं वो उम्मीदवार चुनते हैं और इसका जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो गणतंत्र में पहली दो बातें शामिल है। पहली बात कौन सी होती है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथों में होती है, और दूसरी होती है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। मतलब हमारे भारत में कोई भी ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है जिसको कुछ अलग से विशेष अधिकार मिले। लेकिन जैसे ब्रिटेन है उसमें जो राजा रानी होती है उनको थोड़े से विशेष अधिकार दिए जाते हैं, इसलिए उनको राजशाही में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है न्याय। न्याय जो है हमारे संविधान में हमने प्रस्तावना में पढ़ा कि 3 तरह का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो हमारे सामाजिक और आर्थिक हैं ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें दिए गए हैं, ये वाला सामाजिक और आर्थिक। लेकिन जो ये राजनीतिक न्याय है ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनसे हमें मिलते हैं। क्योंकि देखो सामाजिक अधिकार में क्या होता है, जैसे हमारे जो DPSP है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो बताते हैं कि हाँ, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार होना चाहिए। पीछे वर्ग, जनजाति, जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति जो होती हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं। आर्थिक न्याय में क्या होता है, इसमें ये चीज़ होती है कि समान काम के लिए समान के लिए समान वेतन मिले। जैसे औरतों को और जो आदमी होते हैं उनको समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन इन्हीं अधिकारों के थ्रू समान वेतन भी दिया जाता है। तो आर्थिक कारणों के आधार पर ये दिया कि किसी भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाए, किसी से भेदभाव। राजनीतिक न्याय क्या होता है, ये हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। और जो ये तीनों जो हमारे न्याय के अधिकार हैं ये हमें रूसी क्रांति से मिले हैं। जो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी उसी से इन तीनों अधिकारों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं की जाए और हर व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाए। जैसे ये वाले जो हमारे लिए गए हैं संविधान से,
जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श हैं ये हमारे फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, जो कि 1789 से 1799 में हुई थी। ये तीनों आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, स्वतंत्रता के, और जो ये तीन थे न्याय के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमारे रूसी क्रांति से लिए गए थे। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो समता का अधिकार है, ये हमें एक तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं समानता का अधिकार उसमें मिला गया है। उसमें जो हमारे 5 अधिकार दिए गए हैं वो आते हैं समानता के अधिकार में। ये हमारे 5 मौलिक अधिकार हैं, और इनसे अलग हमारे 2 अधिकार और हैं जो हमें समानता के अधिकार के बारे में बताते हैं। जैसे एक है हमारा अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं किया जाएगा। और दूसरा क्या है, लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान जो अनुच्छेद 326 में दिया गया है। और एक जो हमारा ये होता है अनुच्छेद 39 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में होता है, ये होता है कि महिला और पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ये हमारा जो है डीपीएसपी में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हम डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना, और ये भाईचारे की भावना जो है हमारे देश में बहुत ही स्टार्टिंग से है। जब हमारे जो ये नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे, जो हमारे मतलब क्रांतियाँ हुई हैं या जितने भी हमने युद्ध लड़े हैं, हमारे जो गांधी जी ने हम उसमें ये सबसे मेन जो है भाईचारे की भावना को ही बढ़ाया था। ठीक है, तो ये हमारे किस में दिए गए हैं, हमारे जैसे मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 क में जो बताया गया है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर आपसी और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। बंधुत्व जो है हमारी प्रस्तावना में भी 2 बातें दी गई हैं। बंधुत्व का मतलब होता है व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। ये अखंडता शब्द हमने पढ़ा था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यहाँ से हमारा जो है प्रस्तावना में ये भाग ये आता है कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का भाग है या नहीं है। एक केस आया था हमारा जो संविधान लागू होने के बाद, बेरुबाड़ी संघ मामला जो 1960 में आया था। इसमें जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बोला था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंदन भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहले वाला फैसला है उसको पलट दिया था, और बोला था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है। फिर जो हमारा एक मामला आया LIC ऑफ इंडिया मामले 1995, इसमें फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो हमारा ये केशवानंदन भारती मामले में जो निर्णय दिया था उसको बरकरार रखा और कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब जो है हमारे संविधान की जो वर्तमान में जो संविधान है उसमें प्रस्तावना का क्या रोल है, तो ये हमारी प्रस्तावना जो है वो संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। और इसमें इसके 2 तथ्य हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह तो न तो विधायिका को शक्ति की स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, और दूसरा है यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इसके 2 पॉइंट हैं हमारी प्रस्तावना के। हमारी नेक्स्ट प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना में संविधान के संशोधन के बारे में। हमारे प्रस्तावना में जो संशोधन है इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, संविधान की प्रस्तावना में जो संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो हमारे संविधान संशोधन ये है 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में एक संशोधन किया गया था, और जिसमें ये हमारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें जो है न्यायालय में हम
न्यायालय में ने हम मतलब उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना में ये बात कही थी 1960 में कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। और उसमें ये कहा था कि न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और लेकिन जो हमारा 42वें संविधान संशोधन जो इसमें किया गया था 42वें में, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया था।